नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। रूस के बाद पीएम मोदी पहुंचे ऑस्ट्रिया। भारत ऑस्ट्रिया दोस्ती आने वाले वक्त में होगी मजीद मजबूत, वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बयान। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टरों और ड्रोन से दहशतगर्दों की तलाशी जारी। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा। बिहार से आने वाली बस दूध के टैंकर से टकराई। 18 की मौत, 30 के करीब जख्मी। सात रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर इंतखाबात के लिए हुई वोटिंग। नताइज का ऐलान होगा 13 जुलाई को। अमरनाथ यात्रा जोश और जज्बे के साथ जारी। 2 लाख से ज्यादा यात्रियों ने दर्शन किए मुकम्मल। दाखिला फीस मांगने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की तरफ से दी गई जानकारी। मुस्लिम खातून अपने शौहर से कर सकती है कफालत का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। मुंबई हिट एंड रन केस, मरकजी मुस्लिम मेहर शाह गिरफ्तार। वाकये के 60 घंटे बाद की गई कार्रवाई। त्रिपुरा में मुंशियात का बड़ा इस्तेमाल। 800 से ज्यादा तुलबा एड्स से मुतासिर। उत्तराखंड में शदीद बारिशों से 3 अफराद की मौत। मुल्क के 7 रियासतों में बारिशों का अलर्ट। तो चलिए, थी कुछ बड़ी 10 अहम खबरें। अब दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले दिल्ली से शुरुआत करेंगे। दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली शराब पॉलिसी केस में जो है एक अहम पेश रफ्त सामने आई है। ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को मुलजिम बनाया है। ईडी ने दिल्ली की शराब पॉलिसी में मुबैना घोटाले के मामले में रेवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में ईडी ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को भी मुलजिम बनाया है। चार्जशीट में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुबैना घोटाले का मरकजी किरदार और साजिशी करार दिया है। इतना ही नहीं, ईडी ने दावा किया है कि उन्हें गोवा इंतखाबात में रिश्वत की रकम के इस्तेमाल की भी खबर थी। चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल और मुलजिम विनोद चौहान के दरमियान व्हाट्सएप चैट की तफसीलात भी पेश की गई है। इल्जाम है कि कविता के पीए ने विनोद के जरिए गोवा इंतखाबात के लिए आम आदमी पार्टी को 25,000 या 5 करोड़ रुपए भेजे थे। ईडी का कहना है कि चिट से ये वाज़ह होता है कि विनोद चौहान के अरविंद केजरीवाल के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अदालत ने ईडी की चार्जशीट पर मंगल को नोटिस लिया और केजरीवाल को 12 जुलाई के लिए समन भेजा गया। शराब पॉलिसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहकीकात करने वाली ईडी ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। वो इस वक्त तिहाड़ जेल में कैद है। अदालत ने उन्हें केजरीवाल को 12 जुलाई को जाती तौर पर पेश करने की हिदायत दी है। और आज एक बड़ा फैसला जो है, एक अहम पेशरफ्त देखने को मिली है, जहां पर दिल्ली शराब पॉलिसी केस में ये अहम पेशरफ्त हुई है। ईडी ने चार्जशीट पेश की है और केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को इस पर मुलजिम बनाया है। तो चलिए, अब रियासी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कहा जा रहा है कि रियासी में पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई है। रियासी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर एक पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई है। जहां मौके से तेज धार हथियार भी बरामद किया गया है। मामला रियासी के कटल इलाके में पेश आया है। रियासी के कटल इंडस्ट्रियल एरिया में कहा जा रहा है कि एक पुलिस कांस्टेबल
की लाश खून से लथपथ मिलती है और कत्ल का शुबा किया जा रहा है। जाए मौके से वहां पे कहा जा रहा है कि तेजधार हथियार मिला है और इस पर पुलिस की तरफ से कार्रवाई भी की जा रही है। रियासी की बात करेंगे तो वहां से ये खबर सामने आ रही है। यहाँ पे ऐसी कोई वारदात हुई है, उसी टाइम हमने मौके पे पहुंचे हैं, अपनी टीम लेके जो है मौके पे पहुंचे हैं। जो सस्पेक्ट हैं जिनको हमने कुछ जीरोइंग की हुई है उनका पीछा कर रहे हैं और जल्द ही जो सस्पेक्ट है उसको पकड़ेंगे। सर पुलिस कांस्टेबल थे वो, क्या नाम था उनका और क्या मर्डर है, क्लियर कट मर्डर है? देखिए अभी इतनी जल्दी कुछ कहना जो है वो ठीक नहीं है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हाँ पुलिस में तो इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ संजीव प्राशर ज्वाइन कर चुके हैं। संजीव बताएगा कि क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से तहकीकात की जा रही है इस पर? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करता है तो रियासी के कटल में इंडस्ट्रियल एरिया में खून से लथपथ एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ है। हत्या की आशंका लगाई जा रही है। घटना स्थल के समीप से तेजधार हथियार भी मिला है। मृतक पुलिस का कांस्टेबल है। उसकी पहचान जहूर अहमद उर्फ राजू के नाम से हुई है। पिता का नाम मोहम्मद कासिम निवासी कटल ग्राम मोड़ का जो निवासी है और इसकी लगभग उम्र की बात करेंगे तो 35 से 40 वर्ष जो उम्र बताई जा रही है। और जिस तरह से जहां पे जो लथपथ जो व्यक्ति है इसका जब शव बरामद होता है तो पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचती हैं और अपनी कस्टडी में लेके इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी ले जाया गया है। जी संजीव बताएगा कि जहां पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इनकी आइडेंटिफिकेशन सामने आई है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से जहूर अहमद उम्र इनकी 35 साल है और लगभग इनके सन ऑफ की बात करेंगे तो मोहम्मद कासिम ये ग्राम मोड़ के रहने वाले हैं। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो जो पुलिस में तैनात हैं, पुलिस में कांस्टेबल हैं। और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो पुलिस जिस तरह से ये हादसा हुआ है और हमले की जो अगर बात की जाए तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि हत्या हुई है, इसकी पूरी जो पुलिस है वो छानबीन कर रही है। अच्छा संजीव बताएगा कि क्या कुछ कहा जा रहा है कि जहां पर कत्ल का शुबा बताया जा रहा है, तो इस पर किस तरीके से तहकीकात की जा रही है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जिस तरह से पुलिस मौके पर पहुंची थी और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से दराठी होती है, जिस तरह से काटने वाली, तो वो भी जो हथियार है वो वहां से मिला था। उसको भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और क्राइम ब्रांच की वो जो टीम है वो भी वहां पर पहुंची हुई थी और पूरी छानबीन कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जानकारी देने के लिए। संजीव प्राशर आपको अपडेट कर रहे थे कि जहां पर रियासी से पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक पुलिस एहलकार की लाश बरामद हुई है और फिलहाल बताया जा रहा है कि पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी है। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर लद्दाख तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला के बालाकोट के हालिया बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि फारूक अब्दुल्ला न सिर्फ पाकिस्तान के सफीर बनकर बात कर रहे हैं बल्कि वो दहशत गर्दी की भी वकालत करते हैं, जो कि बदकिस्मती है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा ताबिश कमाल से बात करते हुए किया। बालाकोट पर बार बार प्रश्न उठाकर फारूक अब्दुल्ला भारत की वीर सेना सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने का प्रयास कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान के विभाजनकारी नैरेटिव के ब्रांड एम्बेसडर बनकर बयानबाजी कर रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में बेगुनाह नागरिकों में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकने वाले, उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की विचार करने वाले आतंकवादी अब फारूक अब्दुल्ला उनके एडवोकेट ऑफ टेररिज्म बनकर बात करते हैं। आज पूरे विश्व में उनकी छवि एडवोकेट ऑफ टेररिज्म की बन गई। आतंकवाद भी रुका है, आतंकवाद की घटनाएं भी कम हुई हैं, आतंकवादियों की संख्या भी कम हुई। भारत की वीर सेना सुरक्षा बल लगातार मुस्तैदी से काम कर रहे हैं और भारत के सुरक्षा बलों ने लगातार जो ऑपरेशन चलाया है, आतंकवादियों को मार गिराया है, उनके मंसूबे असफल किए हैं। उसके भय से और गिरे हुए मनोबल से ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसा है कि चुनाव घोषित करने का काम चुनाव आयोग का है, जब घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा कि जो लोग दावा कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं, उन्हें आज जवाब देना होगा कि इस तरह के हमले क्यों हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत की तरफ से लापरवाही बरती जा रही है, जिसकी वजह से दिन ब दिन हालात अबतर हो रहे हैं।
370 के यहाँ से उड़ाने के बाद ये दावा कर रहे थे कि सारी मिलिटेंसी 370 के साथ जुड़ी हुई है और इसको हटाने के बाद जो है जम्मू कश्मीर जो है पूरी तरह से यहाँ पे अमन छाया रहेगा। ये सवाल आप उनसे करिए। हमने बार बार कहा है कि मिलिटेंसी का 370 से कोई लेन देन नहीं था, हटाने से भी मिलिटेंसी पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ेगा और ये साबित हुआ है। ये लोग लापरवाही कर रहे हैं, ये लोग अपने काम के तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं। आपके जो आला अफसर हैं उनको काम के तरफ कोई ध्यान नहीं है, उनको हालात को सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। बीजेपी के तरफ से नहीं ना, बीजेपी का ये हुकूमत के तरफ से जो है लापरवाही है, उसमें तो आप इनकार कर नहीं सकते हो। हालात जो हैं दिन ब दिन और ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। इसके लिए कसूरवार कौन है? जब एक तरफ से जब हमारी हुकूमत थी, हमारी हुकूमत को इन चीज़ों के लिए कसूरवार ठहराया जाता था। ठीक है ना, अगर उन हमलों के लिए हम कसूरवार थे तो आज जो हमले हो रहे हैं उनके लिए कौन कसूरवार है? जाहिर सी बात है ये लोग हैं और उनको हालात सुधारने में जो रोल अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। अब हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो सीनियर पोस्टों पे बैठे हुए हैं, चाहे वो राजभवन हो, चाहे वो राजभवन के एडवाइज़र हों, मेहरबानी करके अपने ऐश व आराम को छोड़ें और अपने काम के तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो दें। मेरा उसमें कोई कहना नहीं है ना, जो मैंने इस तरह की कोई डिमांड सुनी नहीं है और इस तरह के फैसले हम जैसे लोग हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर जी.ए. मीर ने जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला में हुए हालिया हमलों पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत के जम्मू कश्मीर में पुरअमन हालात के दावे ज़मीनी सतह पर झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा हालात की पर्दादारी करने के बजाय असल हकाइक लोगों के सामने रखें। जो दावे सरकार कर रही थी, क्योंकि दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक एक ही निज़ाम है, एक ही पार्टी इस वक्त कंट्रोल कर रही है, तो वो चाहे कितने भी दावे उन्होंने पिछले दिनों किए हैं, मगर अभी जो 2 महीने से हम देख रहे हैं तो वो दावे खोखले दिख रहे हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी ने मुल्की सतह पर, रियासती सतह पर जो भी सिस्टम आगे है इन सारी सिचुएशनों को डील करने के लिए, हमने हमारा ताउन आगे बढ़ाया है कि कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी निज़ाम को सपोर्ट करने के लिए तैयार है जिससे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, जिससे यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बेहतर हो, जिससे यहाँ के लोग पीसफुली अपना कामकाज कर सके, जिससे यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री फले फूले। ऐसे किसी इक़दाम को कंस्ट्रक्टिवली हम समर्थन देने के लिए तैयार है, मगर इंटरनल पोजीशन है क्या, उसका आईना उनके पास है। उनको धोखे में नहीं रखना चाहिए देश को, जम्मू कश्मीर को, बल्कि उनको वाज़ेह पोजीशन करनी चाहिए कि है क्या इंटरनल पोजीशन, उसको पर्देदारी करने की ज़रूरत नहीं। वरना इस तरह के जो इंसिडेंट है, कठुआ हो, डोडा हो, रियासी हो, तो ये तो बहुत ही अजूबे वाले मतलब हादसे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाले हादसे हैं, जब लोग ये मान के चल रहे थे कि ऑलमोस्ट। गुलाब बाग नोदल तराल में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर तराल साजिद नकाश और तहसीलदार तराल इमरान अहमद ने की। इस मौके पर लोगों की एक बड़ी तादाद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल एडीसी के सामने रखे। कुछ मामलात का मौके पर ही इजाला किया गया, बाकी मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की यकीन दहानी दी गई। जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है, हर वेडनेसडे को हर डिस्ट्रिक्ट में वो ब्लॉक दिवस मुनक्किद करेंगे, तो इसी ज़मीन में हमने आज यहाँ पर बॉम्बजू में जो ब्लॉक मटन में पड़ता है, यहाँ पर ब्लॉक दिवस का इनेकाद किया। हमारी यही कोशिश है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा डोर स्टेप पे सर्विस दी जाए और उनके मसाइल को सुने और उनको रिजॉल्व करे। और इसी ज़मीन में हमने यहाँ पर ऑफिसर्स को डायरेक्शन दी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे यहाँ मसले हैं, जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, वो रिजॉल्व किए जाए। इन इश्यूज़ की एक वो डायराइज करके मिनट्स भी निकलते हैं और कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या ब्लॉक ऑफिसर को एक्शन टेकन रिपोर्ट भी लिया जाता है। लेकिन मुझे आपकी वसातत से या कुछ ऐसे पॉइंट से जहाँ हम पब्लिक की हमें कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन की ज़रूरत है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे हमारा कहीं पे प्ले फील्ड वो बनना है लेकिन लोगों का उसका गैर वो नाजायज़ कब्जा होता है स्टेट लेन पे या घासचराई लेन पे, उसमें हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करें, हमारे ब्लॉक ऑफिसर्स और अदर डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑपरेट करें, ताकि जो भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो
ग्राउंड पे उनको अमलाया जाए और उनका फायदा लोगों तक बमजू अनंतनाग में आज ब्लॉक दिवस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने की, जिस दौरान मुताद लोगों ने शिरकत की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग ने लोगों को यकीन दिलाया कि उनके मुतालबात को जल्द से जल्द हल किया जाएगा। जनता दल यूनिट पार्टी जानिब से हल्का इंतखाब DH-पुरा की कम्युनिटी हॉल दमाल हांजीपुरा में एक रोज़ा कारकुनान इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें JDUUT सदर GM शाहीन मेहमान खसूसी थे, जबकि उनके हमरा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अयूब मटू के अलावा पार्टी से वाबस्ता मुताद सीनियर लीडरान और सैकड़ों की तादाद में पार्टी कारकुनों ने भी इजलास में शिरकत की। हम लोगों ने वो चीजें जो है डिमांड रखी थी कि आप क्या जम्मू कश्मीर में स्टोन कल्चर्स की केसेस रिवोक, जेलों में जो लोग हैं उनकी वापसी, बिहार को स्पेशल स्टेटस, ये हमारी एक डिमांड रही है। और होपफुली बिकॉज सभी चीजें जो है सहयोगी पार्टनर से डिस्कस हुआ है और इन शॉर्ट जम्मू कश्मीर में एक नए आगाज का शुरुआत कर रही है। यहाँ पे जिस तरह आप कह रहे हैं कि जल्दी पड़ी है, अभी अरे DDC BDC CDC चलता रहेगा, पहले लोगों को जेलों से वापस लाओ। तो सर बिजली के रोज बरोज बढ़, अपील कर रहे हैं कि कुछ परसेंट हमें, अगर आपको 100 मान लो 100 150 जो है आपको कम ये मिलेगा फ्री, तो ऑब्वियसली जो है आपकी बिल जीरो आ जाएगी, है ना। तो उसके लिए वी आर गोइंग टू अपील द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द पावर मिनिस्टर, लेट अस सी क्या। इंडस्ट्रियल एस्टेट चटापुरा पुलवामा में छोटे पैमाने के सनतों के यूनिट होल्डर्स ने हुकाम पर इल्जाम आयद किए कि वो बुनियादी सहूलियात से महरूमी का शिकार है। एस्टेट चटापुरा जनूबी कश्मीर के कदीम तरीन एस्टेट में से एक है, जो कि 1984 में कायम की गई थी। इसके जरिए रोजगार की फरहमी के लिए तकरीबन 300 लोग मुश्तमिल है। इंडस्ट्रियल एस्टेट बिजली की फरहमी और सही निकासी आपके निज़ाम से मरहूमी का शिकार है और अब यूनिट होल्डर्स ने बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया है। तो हमारे फंक्शनल यूनिट्स हैं, उनकी जो बेसिक नीड्स है, जो बेसिक फैसिलिटीज होनी चाहिए थी उनको, उसमें सबसे पहले जो है वो 24/7 पावर सप्लाई होनी चाहिए थी, जो कि 1984 से लेकर आज तक गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करने में नाकाम हुई है। एक बात। दूसरी बात, आप सड़कों का हाल देख रहे हैं खुद भी। ये जो रोड्स हैं एस्टेट चाटपोरा के, ये 2006 में मैग्डमाइज हुए थे। 2006 से लेकर आज तक 18 साल हो चुके हैं। 18 साल से हम लगातार गवर्नमेंट को कह रहे हैं, DIC वालों को कह रहे हैं, सीका वालों को कह रहे हैं, हायर अथॉरिटीज को हम अप्रोच कर रहे हैं। आज तक बस हमारे दिल बहलाए जा रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा हुआ नहीं आज तक। एक बात। इसके बाद है ड्रेनेज सिस्टम हमारा, जो आप ड्रेनेज यहाँ देख रहे हैं, इसके चीज एस्टेट कायम हुई थी, 1985 में कायम हुई थी और यहाँ पे लोगों को ये यकीन दिलाया गया था कि यहाँ पे माइक्रो इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाएगा और नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 85 से आज तक हमने देखा नहीं। अगर इस एस्टेट के अंदर एक चेंज नजर आ रही है, वो स्ट्रीट लाइट्स है। स्ट्रीट लाइट्स के बगैर यहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। अब माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज की तो बात ही नहीं है। यहाँ पे मुझे लगता है 10-15 यूनिट चल रहे हैं, बाकी तो ये मतलब रेजिडेंशियल एस्टेट बन गई है। जिन लोगों ने यहाँ पे प्लॉट्स एक्योर किए, उन्होंने मकान बनाए और मकानों के अंदर बैठ रहे हैं, तो उससे लोगों के लिए रोजगार के मौके कैसे फराहम होंगे। जो लोग हैं यहाँ पे वो बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं की जाती है। आप रोड्स की हालत देख लीजिए, इतने मतलब खराब रोड हो चुके हैं कि यहाँ पे चलना मुश्किल हो रहा है और जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे अप्रोच। तो चलिए नाज़रीन, न्यूज़@6 में इतना ही। अभी के लिए दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।